तो उन्होंने क्या किया, फर्दर एलिमिनेट कर दिए रिस्ट्रिक्शंस गिल्ड्स के ऊपर। अब ये गिल्ड्स क्या होती थी कि जो एसोसिएशंस होते थे, या फिर मर्चेंट की एसोसिएशंस होती थी, या फिर मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशंस होती थी, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे। तो रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने रिमूव कर दिया। उससे बिजनेस करने में मर्चेंट्स लोगों को बेनिफिट मिला, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रीली बिजनेस कर सके। और उन्हें एफर्ट किया ताकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी बेहतर किया जा सके। तो ये सब थे एडवांटेजेस सिविल कोड के। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस की। अभी ये बेसिकली एडवांटेज जो सब लोगों को दिख रहे थे, स्पेशली मर्चेंट्स को और ट्रेडिंग पीपल को और मैन्युफैक्चरर्स को, सडनली ये रियलाइज हुआ कि जितने भी जो एडवांटेजेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किए गए हुए हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में बराबर नहीं चल रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिसएडवांटेज में सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दिया। सेंसरशिप जो है मतलब कि राजा के खिलाफ कोई कुछ चीज पब्लिश नहीं कर सकता, और लोगों को फोर्स किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। मतलब हर घर में से एक व्यक्ति जो है आर्मी को ज्वाइन करेगा। अब आर्मी जब बड़ी होगी तो उनकी इच्छा ये थी, नेपोलियन की इच्छा ये थी कि आर्मी जब वो बड़ी करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करेंगे। ही वांटेड a huge army to capture a huge territory in Europe. That was his desire. और इसके चलते उन्होंने क्या किया कि बड़ी आर्मी है तो उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। और वो पैसा उन्हें कहाँ से मिला, टैक्स के द्वारा। टैक्स को बढ़ा दिया ताकि पैसा आएगा और आर्मी को मेंटेन कर सकेंगे। और ये सब उन्होंने, ये जो सारे एडवांटेजेस थे, इन सारे डिसएडवांटेज के सामने उसके मायने जीरो हो गए। बेसिकली जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे वो उसकी वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि ये सारे डिसएडवांटेजेस सामने आए। अब बात करेंगे नेपोलियन की डिफीट की बैटल ऑफ वाटरलू में। एक जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था वो था 18 जून 1815 में हुआ। इसमें ये कि रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये सब साथ में आ गए और फ्रांस के विरुद्ध यानी कि नेपोलियन के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा। और 1815 में इस बैटल के अंदर नेपोलियन की हार हुई, जिसे कि हम बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। मैं ट्रीटी ऑफ वियना अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि इस यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ। मिड 18th सेंचुरी वो समय था जबकि कोई नेशन स्टेट्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि हम जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड को जानते हैं आज के डेट में। वो सब उस वक्त किंगडम्स थे या तो कैंटन्स थे, और हर एक की अपनी अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरी थी। ऐसा मान के चलो कि हर एक का अपना अपना एरिया था, और वहाँ के हर एक की लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, कल्चर डिफरेंट था, टेरिटरी तो डिफरेंट थी, इसके अलावा हिस्ट्री भी डिफरेंट थी। और ऐसे डिफरेंसेस जब हो तो वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी आना संभव नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ थी जो ये डाइवर्स ग्रुप को क्या कहते हैं, जो उसमें कॉमननेस थी या कॉमन चीज़ थी, वो थी लॉयल्टी टूवर्ड्स द एम्परर। बस वही कॉमन था, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन यहाँ पे नहीं थी 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। और उस वक्त जो सोसाइटी थी क्लास में डिवाइड थी। वहाँ पे एरिस्टोक्रेट थे, पीजेंट थे और मिडिल क्लास थे। अब एरिस्टोक्रेट मीन्स सबसे रिचेस्ट, जो सबसे रईस लोग वहाँ पे थे। एलिट क्लास कह सकते हैं, जो कि जिनकी संख्या बहुत कम थी और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड थे, और वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी करने के लिए। इसके बाद में पीजेंट जो है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी और ये एरिस्टोक्रेट के लिए काम करते थे। अब मिडिल क्लास कब डेवलप हो गया, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस में आया, उसके चलते ये मिडिल क्लास डेवलप हुआ। और मिडिल क्लास में हम देखेंगे बिजनेसमैन, क्लर्क, डॉक्टर्स, ये सब लोग मिडिल क्लास में हमें कहेंगे कि हमें देखने को मिलते हैं। और ये मिडिल क्लास
का ही इन्वॉल्वमेंट था कि नेशनलिज्म यहाँ पे डेवलप हुआ। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, लिबरल क्लास था, उनका एक आइडिया था यूनिटी का, जिससे कि उन्होंने कहा कि एबोलिश होनी चाहिए एरिस्टोक्रेटिक लोगों को जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो एबोलिश होने चाहिए। और यही उनका विचार जो था कि एरिस्टोक्रेटिक को प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए या एबोलिश होने चाहिए, उसके कारण ही जो है उनके विचारों ने पॉपुलैरिटी गेन की। और मिडिल क्लास पीपल जो है उनकी दो आइडियोलॉजीज थी, एक थी नेशन यूनिटी की। अब नेशन यूनिटी उस वक्त पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके लिए हिस्ट्री एक, कल्चर एक, टेरिटरी एक, ओके, और जो उस वक्त ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इस कारण से यूनिटी होना वाज ए डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद में उन्होंने बात करी लिबरलिज्म फॉर इंडिविजुअल, यानी कि फ्रीडम इंडिविजुअल के लिए, जिसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भी प्राप्त होना चाहिए, उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को। और उन्होंने कहा कि ऑटोक्रेसी जो है और क्लर्जी को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्लर्जी यानी कि ऑटोक्रेसी पहले समाप्त हो, ठीक है, यानी कि राजाओं का राज्य समाप्त हो, और क्लरिकल जो प्रिविलेजेस मिलते हैं जो ऊंचे क्लास में, हाई क्लास में पैदा हो रहे हैं, उनके प्रिविलेजेस को भी ख़त्म किया जाए। इसके बाद में उन्होंने एम्फेसिस किया कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट पे, जहाँ की ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और पार्लियामेंट होनी चाहिए, ऐसा मिडिल क्लास ने कहा। और इकोनॉमिक स्पेयर में लिबरलिज्म की बात करी, फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब जो भी बैरियर्स है, ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो आसानी से हो सके, ऐसा उन्होंने किया। और 1834 में कस्टम यूनियन आया, जिसे कि हम ज़ोलेवेरियन के नाम से जानते हैं। ज़ोलेवेरियन ने सारे के सारे टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया, और जो करेंसीज जो 30 थी उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया, और रेलवे नेटवर्क को क्रिएट किया, जिसके कारण कि मूवमेंट ऑफ गुड्स बेहतर हुआ और नेशनलिज्म स्ट्रांगली डेवलप हुआ। थैंक यू।